अब हम लोग लिखते हैं क्या, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या है और कितना है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या है और कितना है वो जानना जरूरी है, क्योंकि भाई तो हम लोग देखेंगे भाई, जैसे अगर आप शरबत पीने जा रहे हो तो कहते हो ना भाई कितना चीनी डाले हो, हाँ? या चाय पीने जाए तो कितना चीनी कितना चाय पत्ती डाले हो, कॉफ़ी पीने जाए तो कितना कॉफ़ी डाले हो, कितना दूध कितना पानी, सब कुछ देखते हो। तो वैसे एटमॉस्फेयर भी, इसके पास भी अपने अलग अलग गैसेज हैं। तो लिखिएगा, एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ सेवरल गैसेज। होने को तो बहुत सी चीज़ें एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो मेन है उनको लिख लेते हैं। ठीक है, जो मेन है उनको लिख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा से कम की तरफ चलेंगे हम लोग, ज़्यादा से कम की तरफ चलेंगे। तो पहला है नाइट्रोजन, जिसको हम लोग कहते हैं N2, और इसकी मात्रा है कितनी, 78.08%। दूसरा है, नंबर पर आएगा ऑक्सीजन, जिसको हम लोग लिखते हैं O2। ये सब तो बचपन में पढ़ा होगा ना, 9th में 10th में, नाइट्रोजन O2 का केमिकल ना थे, ये क्या कहते हैं, सिंबल वगैरह। हाँ, तो ये है 20.95, इसको 20.95। तो कुछ जगहों पर आपको ये इस तरह से अप्रॉक्स 78% और ये अप्रॉक्स 21% लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये जो आपको लिखा हुआ मिलेगा याद करने वाला, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 78 और 21 मिलाकर कितना हो गया, 8 1 9 7 2 9। तो 99% हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि सबसे अधिक अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ है तो नाइट्रोजन, उसके बाद सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन। और बाकी जितनी गैसेज हैं, याद रखने के लिए ये मान लीजिए, बाकी जितनी गैसेज हैं सबको आपको क्या करना है, 1% के अंदर ही रहना है। सबको 1% के अंदर ही रहना है। ठीक है ना, ये आपको इसलिए बताया गया है कि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उन गैसेज में क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर 99% है, बाकी सब इसके अंदर में रहेंगे। तो तीसरा जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है आर्गन। आर्गन हमने पढ़ा है, ये 18वें क्या होता है, ग्रुप में होता है, एक इनर्ट गैस होती है। आर्गन एक इनर्ट यानी कि निष्क्रिय गैस होती है, इनएक्टिव गैस होती है। इसका परसेंटेज है 0.93। अब सोचिए 1% में 0.9 ये हो गया, तो अब कितना बचा, 0.1 बचा ना। तो अब बाकी जितने भी होंगे वो 0.1 में हो जाएंगे। भाई आपने खुद ही सोचो ना, मान लो 100 था, 100 में 99 तो खत्म हो गया, बचा एक में से भी अब 0.93 खत्म कर दीजिए, तो क्या बचा, 0.1 बचा ना। तो अब बाकी सारी गैसेस 0.1 के अंडर में आएंगी। तो इस तरह से क्या बता रहा हूँ, ये आपको याद करने में आसानी रहेगी अगर ये दिमाग में एक क्राइटेरिया बन गया। तो चौथे नंबर की जो सबसे अधिक मात्रा मिलेगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड, जिसको हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं CO2। और ये जो है, अब देखिए 0.1 से कम होना है इसको, तो इसका कितना होगा 0.036%। 0.036%। पांचवें नंबर की जो गैस होगी वो है नियॉन। इसका होता है Ne, नियॉन। ये है 0.002%। ठीक। सिक्स्थ नियॉन के बाद आता है हीलियम, इसको कहेंगे He। तो हीलियम आपका S ग्रुप का है। ठीक है। हीलियम को परसेंटेज अगर आप लिखोगे तो ये आएगा 0.0005%। इसके बाद सेवेंथ में आएगा क्रिप्टन आता है, या क्रिप्टो, क्रिप्टो, और इसका परसेंटेज 0.001%। उसके बाद आता है आठवें नंबर पर जेनॉन, इसको कहते हैं Xe। ये भी एक तरह से निष्क्रिय गैस है, जेनॉन, और ये है 0.00009%। नौवां नंबर है हाइड्रोजन, ये है H2। हाइड्रोजन हमें पता है पीरियोडिक नंबर का सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, एक एटॉमिक मास, बहुत पढ़ा होगा बचपन में, मतलब वही 9th 10th में। तो 0.00005, 4 शून्य, क्या 4 शून्य, इसमें भी 4, इसमें भी 4, ये हो गया। और लिख लीजिएगा एंड ऑल्सो ओजोन, O3, और यहाँ लिख लीजिए वेरी लेस, इतना कि नहीं लीजिएगा। ठीक है, ये लिख लिया। ये है कंपोजिशन, क्या है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक। अब यहां पर लिखिए एक नोट, NOTE, नोट। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए, ट्रू फॉल्स में या स्टेटमेंट में या असर्शन रीजन में ये चीज पूछ ली जाए। क्या पूछी जाए, लिखिएगा नोट में, इन एटमॉस्फेयर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एलिमेंट। अब यहां तो आ गए एलिमेंट की बात। ठीक है, तो एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, तत्व क्या है, नाइट्रोजन क्या है, तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एलिमेंट क्या आएगा, नाइट्रोजन। ठीक है। और ऑन क्रस्ट, यानी कि धरती के का जो सबसे ऊपरी लेयर है क्रस्ट, इस क्रस्ट पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एलिमेंट अगर आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन, O2। और अगर आपसे कोई पूछे कि इन यूनिवर्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एलिमेंट, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे, तो भाई हमारा सन किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से ही तो बना है ना। हाइड्रोजन ही तो हीलियम में बन रहा, फिर हीलियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम, तो वही तो फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन। और उसी से तो ऐसे तो हजारों सैकड़ों क्या है, सन है, लाखों अरबों सन है। तो हाइड्रोजन क्या है, इस यूनिवर्स में अगर सबसे अधिक मात्रा में कुछ है तो हाइड्रोजन है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में कोई है तो नाइट्रोजन है।
और हमारे अर्थ क्रस्ट यानी कि हमारे अर्थ की जो ऊपरी लेयर है जिस पर हम लोग रहते हैं, खेती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना घर बनाते हैं, जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, इस क्रस्ट पर अगर सबसे अधिक मात्रा में कोई एलिमेंट है तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये चीज आपको नोट डाउन करके रखना है और याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो इतना कुछ होने के बाद भी हमारे अर्थ अभी एटमॉस्फेयर में और भी कई चीज है, लिखिएगा। आल्सो टीनी डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो भाई ये डस्ट पार्टिकल क्या है? अब जैसे आप ही देखो, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है या झाड़ू लगाओ, गाड़ियां चलेंगी तो क्या होता है, धूल कण उड़ते हैं। तो उसमें बहुत छोटे छोटे जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो कुछ हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, धीरे धीरे वो फिर नीचे बैठते हैं, फिर कोई गाड़ी आई फिर से वो ऊपर उड़ गए। तो उस तरह से एक मिक्सचर बना रहता है। और वाटर वेपर क्या है? तो वाटर हमें पता है कि हमेशा इवेपोरेट होता रहता है। तो जब वाटर इवेपोरेट होता है तो उसके बहुत टीनी पार्टिकल्स इस पूरे एटमॉस्फेयर में हर जगह बने हुए हैं। तो इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं। और एक बहुत ज़्यादा जो आज की डेट में नुकसानदेह चीज़ है जिसके ऊपर किसी ने, बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है, हमने ग्रीन हाउस गैसेज और न जाने सब पर ध्यान दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा डस्ट पार्टिकल के रूप में इस एटमॉस्फेयर में आज की डेट में अवेलेबल है, वो है रबड़। वो भी आर्टिफिशियल रबड़, सल्फर के साथ। हमें पता है कि हम रबड़ को यूज होने के लिए क्या करते हैं, उसमें सल्फर ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिफिकेशन ऑफ द रबड़ होता है, जिससे कि और बहुत मात्रा में आर्टिफिशियल रबड़ बनते हैं। और वो रबड़ कहाँ लगते हैं? हमारे व्हीकल्स में, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, हर जगह क्या है, रबड़ लगे हुए हैं। टायर है ना, ये टायर किससे बने हैं? रबड़ से ही तो बने हैं। अब ये टायर रोड पर चलते हैं तो आप क्या कहते हो भाई, 2 साल 3 साल या इतना किलोमीटर चलने बाद क्या करना पड़ता है? टायर को चेंज करना पड़ता है। व्हीकल के टायर को चेंज करना पड़ता है। तो क्यों चेंज करना? वो घिस रहा है ना, फ्रिक्शन से, रोड के साथ फ्रिक्शन से वो घिस रहा है। तो घिस रहा है तो जा कहाँ रहा है? तो घिस रहा है तो बहुत ही टीनी पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होता चला जा रहा है। और अगर आप सोचिए इस पूरे वर्ल्ड में कितनी गाड़ियां हैं और कितनी गाड़ियां डेली चल रही हैं, और इन सभी गाड़ियों से क्या हो रहे हैं, टायर उसके घिस रहे हैं। और वो टायर घिसकर कहाँ उसके डस्ट पार्टिकल्स मिल रहे हैं? एटमॉस्फेयर में ही तो मिल रहे हैं। अभी हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर ये लेकिन हमारे अब वहाँ से मान लीजिए ट्रक गुजरा, वहाँ से फिर इंसान भी गुजर रहे हैं, तो तुरंत ही तो वो पार्टिकल से क्या होता है, नीचे तो बैठ नहीं जाता, सेडिमेंट तो हुआ नहीं, तुरंत ही उसका सेडिमेंटेशन तो हुआ नहीं, कुछ टाइम लगा। तो उसके बाद भाई साहब जैसे ही गाड़ी चलती तो क्या होती है, धूल उड़ती है। तो क्या होते हैं जो उसके पीछे जो बाइक वाले हैं या बाकी लोग हैं वो क्या कहते हैं, अरे बड़ी धूल उड़ा दिया। तो वो क्या, डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट पार्टिकल तो दिखा, लेकिन वो टायर के पार्टिकल भी तो उड़ रहे हैं रोड्स पर। और जितने लोग चल रहे हैं सबके क्या हो रहा है, इनहेल कर रहे हैं उस डस्ट पार्टिकल को। और वो सब क्या हो रहा है, वो सब हमारे लंग्स में आने वाले समय में कैंसर और न जाने कौन कौन सी बीमारियों के कारण बनने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जिस हिसाब से तरक्की कर रहे हैं, हम अपने तरक्की से हम लोग अपने लाइफ को ही डेंजर में डालते चले जा रहे हैं। खैर, तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में एक बहुत बड़ा क्या होने वाले हैं, हमारे लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट, यानी कि हम लोग के लिए खतरा पैदा होने वाला है। खैर चलिए, तो ये वाटर वेपर और ये सब भी मौजूद हैं।
लिखिएगा, ये जो डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर है इनके बारे में लिख लीजिए, देयर प्रोपोर्शन almost remain maximum in lower layer। तो मैक्सिमम ये लोअर लेयर में ही मौजूद रहते हैं और हमारे अंदर जाते रहते हैं डस्ट पार्टिकल्स और बाकी चीज़ें। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिए द पोर्शन of gases changes in the higher layers। यानी आपको ये जो मैंने कंपोजिशन बताया है ना, ये कंपोजिशन जो है वो अर्थ के सरफेस के नज़दीक का कंपोजिशन है। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड यानी हाइट बढ़ाते जाओगे, यानी कि अभी आप अर्थ के सरफेस पे हो, 1 किलोमीटर ऊपर गए, 2 किलोमीटर, ऐसे करके 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, तो जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर उठते चले जाओगे वैसे वैसे आपको गैसेस का ये जो पोर्शन यहाँ लिखा हुआ है ये क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। दिस पोर्शन जो है, जो ये लिखा हुआ है, नाइट्रोजन 78%, 21% और ऑर्गन वगैरह वगैरह, कार्बन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ये सब के सब क्या होंगे, हाइट के हिसाब से बदलते जाते हैं। ये जो आपको कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर लिखाया गया है, ये लिखाया गया है नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो लिखिएगा, द पोर्शन ऑफ द गैसेस चेंजेस इन द हायर लेयर्स एज O2 is almost absent at a height of 120 किलोमीटर्स। यानी 120 किलोमीटर के बाद तो हमें ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है, इसीलिए हायर एटमॉस्फेयर में हम लोग जिंदा नहीं रह पाते हैं। और बाकी भी और भी चीज़ें हैं भाई, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा तो कहाँ से कोई ज़िंदा रह पाएगा, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट और लिख लीजिए, लिखिएगा, सिमिलरली CO2 एंड water vapor is found only up to 90 kilometers from the Earth's surface। यानी कि 90 किलोमीटर के ऊपर चले जाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि बादल भी जो बनेंगे वो एक लिमिट तक ही बनेंगे, उस ऊंचाई के बाद बादल भी नहीं बनते हैं भाई। जहाँ वाटर वेपर रहेगा वहीं बादल बनेंगे ना, जहाँ बादल वाटर वेपर नहीं वहाँ बादल नहीं। ठीक, तो ये जो आपको लिखाया गया है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक के लिए है। अगर जब आपको आगे पढ़ाया जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर तो आप बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर तक की, उसमें भी कुछ हाइट तक की बात हो रही है। उसके ऊपर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, पूरा का पूरा कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का चेंज होता जाएगा। तो हम जिस एरिया में रहते हैं, जो हाइट हमें अफेक्ट करती है, यानी 10 किलोमीटर की हाइट, अर्थ सरफेस से लगभग 10 किलोमीटर की हाइट, ये उसकी बात लिखी गई है। अभी जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो अभी यहीं पर क्लास को
रोका जाता है। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि फिर चीज़ें उसमें स्ट्रक्चर होगा, एटमॉस्फेयर वगैरह सब पढ़ेंगे और वहाँ चीज़ें और क्लियर होगी। पर ये जो आपको लिखा हुआ ये आपको याद होना चाहिए, और यूपीएससी पीसीएस हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।